हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के अपडेटेड वर्जन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये दूसरा वीडियो वास्तव में बीते वर्षों में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाओं को समर्पित है जो अपने समय की बहुत ही विवादित, महत्वपूर्ण और उपयोगी रही हैं। निश्चित रूप से इनमें से कोई न कोई प्रश्न अवश्य ही सामान्य ज्ञान के रूप में आपसे पूछा जाएगा। तो मित्रों, बिना समय बर्बाद किए एक बार यह बताते हुए कि इसका पीडीएफ लिंक कमेंट में उपलब्ध है, हम शुरू करते हैं। तो पहली घटना, जिसे हम 3 तलाक कानून के रूप में जानते हैं, इसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 3 तलाक बिल को मंजूरी दे दी। इस मंजूरी के साथ ही देश में 3 तलाक कानून 19 सितंबर 2018 से लागू हो गया। 3 तलाक देने पर यह प्रावधान है, मौखिक, लिखित या किसी अन्य माध्यम से पति अगर एक बार में अपनी पत्नी को 3 तलाक देता है तो वह अपराध की श्रेणी में आएगा। 3 तलाक देने पर पत्नी स्वयं या उसके करीबी रिश्तेदार ही इस बारे में केस दर्ज करा सकेंगे। महिला अधिकार संरक्षण कानून 2019 बिल के मुताबिक एक समय में 3 तलाक देना अपराध है, इसलिए पुलिस बिना वारंट के 3 तलाक देने वाले को गिरफ्तार कर सकती है। एक समय में 3 तलाक देने पर पति को 3 साल तक कैद और जुर्माना या दोनों हो सकता है। मजिस्ट्रेट कोर्ट से ही उसे जमानत मिलेगी। मजिस्ट्रेट बिना पीड़ित महिला का पक्ष सुने बगैर 3 तलाक देने वाले पति को जमानत नहीं दे पाएंगे। 3 तलाक देने पर पत्नी और बच्चे के भरण पोषण का खर्च मजिस्ट्रेट तय करेंगे, जो पति को देना होगा। 3 तलाक पर बने कानून में छोटे बच्चों की निगरानी और रखरखाव मां के पास रहेगा। नए कानून में समझौते के विकल्प को भी रखा गया है, हालांकि पत्नी के पहल पर ही समझौता हो सकता है, लेकिन मजिस्ट्रेट की ओर से उचित शर्तों के साथ। दूसरा महत्वपूर्ण जो अधिनियम पास हुआ वह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA 2019 है। इसे हम 2019 का 317वां बिल कहते हैं। 9 दिसंबर 2019 को पास हुआ। इसे अमित शाह गृह मंत्री ने प्रस्तुत किया। 9 दिसंबर 2019 को पहली बार पढ़ा गया, 10 दिसंबर 2019 को दूसरी बार पढ़ा गया और तीसरी बार 11 दिसंबर 2019 को पढ़ा गया। और सिटीजनशिप एक्ट 1955 को संशोधित करके इसे बनाया गया और अब यह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 was passed by the Parliament of India on 11th of December 2019. It amended the Citizenship Act 1955 by providing a path to Indian citizenship for illegal migrants of Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi and Christians, religious minorities who had fled persecution from Pakistan, Bangladesh and Afghanistan before December 2014। यह बात ध्यान रखने वाली है कि दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, यह भी ध्यान रखने वाली बात है यहाँ की इसमें मुस्लिम शामिल नहीं है, इसीलिए इसका बहुत विरोध भी हो रहा था। were not given such eligibility. Muslim from those countries were not given such eligibility. The act was the first time religion had been overtly used as a criteria for citizenship under Indian law. CAA के विरोध में शाहीन बाग दिल्ली में चल रहे आंदोलन को हल करने तथा समझौता कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता संजय हेगड़े को मध्यस्थता करने के लिए भेजा था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र एक बहुत ही विवादित, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही, आप कह सकते हैं कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण घटना रही है। अगर हम देखें तो साक्ष्यों के आधार पर ऐसा माना जाता है कि 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने
अयोध्या में राम मंदिर को तोड़कर उस स्थान पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। 1528 से 1707 तक मंदिर विवाद में कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। 6 दिसंबर 1992 को 1 लाख लोगों ने बाबरी मस्जिद को गिराकर वहां रामलला की मूर्ति स्थापित कर दी। 5 अगस्त 2020 को 40 किलोग्राम चांदी की ईंट के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया तथा वहां एक पवित्र पारिजात का वृक्ष भी लगाया। राम मंदिर निर्माण के लिए एक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना की गई। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि विवादित जमीन पूर्णों से हिंदू मंदिर के निर्माण हेतु आवंटित की जाती है तथा मस्जिद के निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन प्रदान की जाएगी। मुख्य विवाद 2.77 एकड़ भूमि पर ही था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राम मंदिर निर्माण के प्रमुख सूत्रधार जिन्होंने सोमनाथ मंदिर से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली थी, श्री लालकृष्ण आडवाणी जी शिलान्यास के समय भौतिक रूप से उपस्थित नहीं थे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र इज ए ट्रस्ट सेटअप फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ श्री राम टेम्पल इन अयोध्या, उत्तर प्रदेश by the Government of India. The trust has 15 trustees. It was created as per the verdict of the Supreme Court of India. Prime Minister Narendra Modi announced the formation of the trust in the Lok Sabha on 5 February 2020. It was given the 2.77 acre previously disputed land as well as the 67.703 acre land acquired under the acquisition of certain area at Ayodhya Act 1993 following the Supreme Court verdict in this regard. The trust is led by Mahant Nritya Gopal Das, former Solicitor General of India and senior lawyer K. Parasaran, who represented Sri Ram Lalla Virajman in the Supreme Court, is also a member of the trust. Initially, the trust was led by Parasaran. On 5th of August 2019, the Government of India revoked the specialist. इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण घटना हुई जिसमें जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 और 35A की सुविधा प्रदान की गई थी, उसे समाप्त कर दिया गया। 5 अगस्त 2019 को द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया revoked the special status of limited autonomy granted under Article 370 of the Indian Constitution to Jammu and Kashmir. What is Article 370 and 35A? अक्सर ये पूछा जा सकता है 370 क्या है या 35A क्या है। Since Article 370 was enacted on 26 November 1949 as a part of the Constitution of India by the Constituent Assembly of India, which was a sovereign body, he remarks, Article 35 flows inexorably from it. Article 35A protects the demographic status of the Jammu and Kashmir state in its prescribed constitutional form. इसका मतलब बहुत साफ साफ अगर कहें कि 370 जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा देता है और 35A वहाँ के लोगों को विशेष सुविधाएं प्रदान करता है। 370 किसने ड्राफ्ट किया? एन गोपाल स्वामी अयंगर was the chief drafter of the Article 370, which granted local autonomy to the state of Jammu and Kashmir. Jammu is the union territory with legislative assembly. Note, Manoj Sinha is the governor of Jammu and Kashmir. R.K. Mathur is the governor of Ladakh. It is an union territory without legislative assembly. 3 बिल. What are 3 एग्रीकल्चर बिल्स? इस समय बहुत ज़्यादा कह सकते हैं झगड़ा और विरोध कृषि बिल को लेकर के है। अगर ये 3 बिल क्या हैं जो संशोधित किए गए और क्यों झगड़ा है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। वास्तव में जो 3 कृषि से संबंधित बिल लाए गए उसमें एक है किसान उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य, संवर्धन और सुविधा विधेयक।
फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल। दूसरा, किसान सशक्तिकरण और संरक्षण विधेयक मूल्य आश्वासन, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस। ऐसा विधेयक, सेवा विधेयक और आवश्यक वस्तुएं विधेयक, सर्विसेज बिल एंड इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल। विधेयकों के बारे में सरकार क्या कहती है? गवर्नमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू फॉर दीज 3 एग्रीकल्चर बिल्स। सरकार का दावा है कि कृषि क्षेत्र को बदल देंगे और किसानों की आय बढ़ाएंगे। केंद्र ने 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का वादा किया था। यह बिल कहता है कि किसानों को सरकार द्वारा नियंत्रित बाजारों से स्वतंत्र कर देंगे और उन्हें उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाएंगे। 3 विधेयकों में नए प्रावधान क्या है? बिलों में एक प्रणाली बनाने का प्रस्ताव है जहां किसान और व्यापारी मंडियों के बाहर उत्पाद बेच और खरीद सकते हैं। वे अंतर्राज्य व्यापार को प्रोत्साहित करते हैं और परिवहन लागत को कम करने का प्रस्ताव करते हैं। विधेयकों ने समझौतों पर एक रूपरेखा तैयार की है जो किसानों को कृषि प्रौद्योगिकी कंपनियों, निर्यातकों और खुदरा विक्रेताओं के साथ जुड़ने के लिए सक्षम बनाता है, जबकि आधुनिक तकनीक के लिए किसान पहुंच प्रदान करते हुए सेवाओं और उपज की बिक्री करता है। ये 5 हेक्टेयर से कम भूमि वाले छोटे और सीमांत किसानों के लिए लाभ प्रदान करते हैं। बिल आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज और दालों जैसी वस्तुओं को हटाने के लिए भी प्रदान करते हैं और एफडीआई को आमंत्रित करते हैं। नए बिल को लेकर किसानों की चिंताएं। किसान अपनी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त करने को लेकर आशंकित हैं। अन्य चिंताओं में कृषि व्यवसायों और बड़े खुदरा विक्रेताओं की बातचीत में ऊपरी हाथ शामिल है, जिसमें किसानों को नुकसान हो रहा है। किसानों को यह भी डर है कि कंपनियां वस्तुओं की कीमतें निर्धारित कर सकती हैं। मित्रों, ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं थीं जो काफ़ी चर्चा में रहीं, जिन पर काफ़ी विवाद हुआ, काफ़ी राजनीति भी हुई, इसलिए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानना ज़रूरी था। अब इसके बाद जो अगला वीडियो है उससे हम करंट अफेयर्स का सिस्टमेटिक क्रम प्रारंभ करेंगे। और सामान्यतः ये माना जाता है कि पिछले 6 महीना करंट अफेयर्स के लिए महत्वपूर्ण होता है। वैसे सामान्य ज्ञान के रूप में कहीं से कभी भी किसी भी समय का कोई भी सवाल आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो पिछले जनवरी से लेकर के पूरा 31 अगस्त तक, या यूँ कहिए कि अगस्त महीने तक क्रमवार जो घटनाएं, नियुक्तियां, मृत्यु, पुरस्कार, साहित्य, विज्ञान, कला के क्षेत्र में जो भी परिवर्तन, घोषणाएं, उपलब्धियां प्राप्त हुई, उन सबका क्रमवार विवरण इकट्ठा करने का प्रयास किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात मित्रों जो मुझे आपसे शेयर करनी है, एक शब्दावली जो उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विसेज कमीशन प्रिंसिपल एग्जामिनेशन के नाम पर इस यूट्यूब चैनल में उपलब्ध है, वह सब मैंने इंटरनेट, वेबसाइट, किसी प्रतियोगी परीक्षा की किताब या कहीं न कहीं से इसे वहाँ से मैंने लिया हुआ है। समय की कमी के कारण सबका नाम ले पाना, सबके प्रति यह कृतज्ञता ज्ञापित कर पाना संभव नहीं है, लेकिन मैं आपसे यह निवेदन के साथ कहता हूँ कि यह सिर्फ कलेक्शन है और यह जहाँ से लिया गया है वहाँ का स्रोत इसमें दिख भी रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। इसलिए मैं उन समस्त स्रोतों के प्रति हृदय से शुक्रिया अदा करते हुए यह संपूर्ण स्टडी मटेरियल जनहित आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। धन्यवाद।